हेलो फ्रेंड्स। टूटा हुआ साहिबा, तीन औरतें तीन कहानियाँ। मेरी माँ खूबसूरत थी मगर अच्छी तकदीर ना थी कि वालिद साहब शादी से पहले किसी और लड़की को चाहते थे और उसी को अपना शरीक हयात बनाना भी चाहते थे। लेकिन इस लड़की के घर वालों ने इनका रिश्ता रद्द कर दिया। तब दादी ने बेटे की शादी अपने रिश्तेदारों में कर दी और यूं मेरी वालदा इनकी बहू बन गई। शादी तो हो गई मगर जीवन साथी के दिल में तो कोई और ही बसी थी। इन्होंने अपनी दुल्हन को दिल से कबूल ना किया। मुश्तरका फैमिली सिस्टम था। माँ और भाइयों के दबाव से मारे बांधे कुछ बरस बीवी के साथ गुजार दिए मगर अपनी पहली मोहब्बत को ना भूल पाए। इस लड़की से जिसका नाम निदा था वो अक्सर छुप छुप कर मिलते रहते थे। एक दिन जमाने की परवाह किए बगैर दोनों ने अपनी मर्जी से निकाह पढ़वा लिया। निदा के वालिद और भाइयों को इस तरह अपनी लड़की के घर से भागकर शादी करने का बहुत अफसोस था और वो मेरे अब्बू से बदले की सोच रहे थे। दो बार इनके सालों ने दो बार इनके सालों ने चाकू से वार भी किया जबकि वो कहीं रास्ते में इनको मिल गए थे, लेकिन खुदा ने बचा लिया। अब वालिद को हर वक्त इस बात का धड़का लगा रहता था कि ज़रूर निदा के भाई किसी दिन इनसे बदला लेंगे। इसी खौफ की वजह से नौकरी छोड़ वो निदा को लेकर किसी नामालूम शहर में जा बसे। अब वो सिर्फ कभी कभी दादी से खुफिया तरीके से राब्ता कर लेते थे, बाकी किसी से नाता ना रखा, बीवी बच्चों से और ना फैमिली के दूसरे अफराद से। वालिद ने कभी एक रुपया भी हमको ना भेजा। माँ बेचारी अपने जेठ की दस्ते नगर हो गई। मेरे ताया एक शरीफ और हसास इंसान थे। जब इन्होंने भाई की औलाद को भूख से बिलखते देखा तो परेशान रहने लगे। एक मामूली मुलाजमत थी और तनख्वाह में दो कुनबों का गुजारा मुहाल था। तभी नौकरी को खैरबाद कह दिया और बीवी के जेवर फरोख्त करके वो बैरून मुल्क जाने की तगोदौ में लग गए। ताई ना चाहती थी कि कमाने की खातिर वो दुबई जाएं। वो लड़ झगड़ कर मैके चली गईं। ताया के ससुर और साले इनको समझाने आए, वो फिर भी ना माने तो इन्होंने बात को इतना बढ़ाया कि नौबत तलाक तक पहुंच गई। यूं ताई ने तलाक ले ली और हमारी खातिर ताया अब्बू का बसा बसाया घर बर्बाद हो गया। इनके तीन बच्चे थे, वो भी ताया ने अम्मी जान के हवाले कर दिए। हम तीन बहन भाई और वालदा, चार अफराद का खर्चा अब ताया के जिम्मे था। दादी हयात थी, इन्होंने किसी बेटे को अलहदा रहने की इजाज़त ना दी, लिहाजा हम सब ही इनके साथ दादी के घर कयाम पजीर थे। कहते हैं कि सफ़र वसीला ज़फ़र। ताया की नीयत अच्छी थी। बैरून मुल्क जाते ही इनको अच्छा रोज़गार मैसर आ गया और खूब कमाने लगे। वो हर माह एक माकूल रकम अम्मी को अरसाल करने लगे। वो घर की बड़ी थी, सारे कुनबे का खर्चा वही चलाती थी। हमें खबर ना थी हमारा बाप कहाँ है और किस हाल में है। हम तो बच्चे थे, वालदा की अफसरदगी को महसूस ज़रूर करते थे। इन दिनों मेरी उम्र 6-7 बरस होगी और मेरा भाई सबाहत मुझसे सिर्फ 1 बरस और 2 माह ही बड़ा था। वो कुछ लापरवाह मगर मैं काफ़ी समझदार और हसास थी। हालात को जल्द समझ लेती थी। रफ्ता रफ्ता मुझको माँ का दुख समझ में आने लगा और मैं इनसे ज़्यादा करीब हो गई। अम्मी को मैके वालों की सपोर्ट हासिल ना थी। वो सिर्फ इस उम्मीद पर ज़िंदगी के दिन गुजार रही थी कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो वो हम सबको संभाल लेगा। हमारे लिए दादी का वजूद अल्लाह ताला का इनाम ही था कि हम इनकी मुश्तरका फैमिली सिस्टम के साथ बंधे हुए थे। खाना एक जगह पकता और सबको एक सा मिलता था। दो चचा और भी थे, वो भी अपनी आमदनी दादी के हाथ पर रखते और ताया भी हर माह बाकायदगी से रकम अरसाल करते रहते थे। दादी बहस्न खूबी इस रकम से घर भर का इंतज़ाम चलाती थी। हर किसी को माकूल जेब खर्च मिलता और सबके कपड़े एक नौयत के ही खरीदे और सिलवाए जाते। गर्ज बाप के होने ना होने का एहसास हमको नहीं हुआ कि ज़रूरत की हर शय हमें मिलती थी, किसी किस्म की तंगी ना थी। ताहम अम्मी जान को ज़रूर ये एहसास महरूमी सताता था कि वो और इनके बच्चे शौहर की नहीं बल्कि जेठ और देवरों की कमाई पर पल रहे हैं। वालिद साहब ने कभी हमारी किफ़ालत का जिम्मा नहीं लिया और ना ही कभी हमसे मिलने आए। बीवी को तलाक देने के बाद ताया अब्बू ने दूसरी शादी ना की। हर बार जब छुट्टी पर आते दादी ज़रूर कहती कि फैयाज बेटा अब तुम दूसरी शादी कर लो, घर बसा लो, मेरी ज़िंदगी के दिन ही कितने रह गए हैं, तुमको घर बार का देखना चाहती हूँ। ताया कहते माँ कुछ और ठहर जाओ, मुझ पर बड़ी जिम्मेदारियां हैं, थोड़ी रकम और जमा कर लूँ तो हो जाएगी शादी भी। ताहम इस बार जब आए दादी ने अपने रिश्तेदारों में एक खूबसूरत और कम उम्र लड़की से इनकी शादी करा दी। शादी के बाद ताया अपनी नई दुल्हन के साथ सिर्फ 1 माह रह सके कि छुट्टी ख़त्म हो गई तो वो वापस दुबई चले गए। ताया के जाने के बाद ताई सपना बहुत उदास रहने लगी। इन दिनों में 8वीं और सबाहत 10वीं में था। ज़रूरत की अशिया सपना मेरे भाई से मंगवाती। वो सबाहत के साथ खूब बातें करती क्योंकि मेरा भाई हद दर्जा बातूनी था। सबाहत की कंपनी से ताई का दिल बहला रहता था। सपना को ताई बुलाने से झिझक आती थी
क्योंकि इनकी उम्र 16-17 बरस थी और ताई कहना इन पर जचता ना था। मैं तो इनको सपना आपी ही बुलाती थी, जबकि सबाहत सिर्फ सपना, और कभी सपना ताई भी कह देता तो कहने पर वो बुरा मना लेती। तुम्हारा ये ताई बुलाना मुझ पर जचता नहीं है, तुम लोग मुझको सिर्फ सपना या सपना आपी कहकर बुला सकते हो। जब सपना का दिल तन्हाई से घबराता वो मुझे और सबाहत को अपने कमरे में बुला लेती। मेरा मसला ये था कि मुझको ज्यादा बातें करना पसंद न था। स्कूल से आकर अम्मी के साथ काम कराती और फिर पढ़ने बैठ जाती, जबकि सबाहत निकम्मा और लापरवाह किस्म का बातूनी लड़का, जिसको पढ़ने से ज्यादा इधर उधर फिरने और वक्त ज़ाया करने से काम था। बस इसकी सपना ताई से बन गई और वो घंटों इनके कमरे में बैठ गप्पे हाँकता रहता, अपना वक्त ज़ाया करता रहता। अम्मी इसको कुछ ना कहती कि कहीं सपना बुरा ना मान जाए। वक्त यूं ही गुजरता रहा। तुअन और करहन भाई ने किसी तौर मैट्रिक पास कर ही लिया। अब वो कॉलेज जाने से जी चुराने लगा। आए रोज छुट्टी कर लेता। बिलाखिर इसने कॉलेज को खैरबाद कह दिया, क्योंकि इसको पढ़ाई से कोई दिलचस्पी ही ना थी। अब इसका सारा वक्त सपना ताई के कमरे में गुजरता, इनके साथ हंसता बोलता, जिससे इसका दिल बहला रहता। इन्हीं दिनों हमारी फुप्पो की शादी हुई। ताया शादी पर दुबई से आए, लेकिन छुट्टी खत्म होते ही वापस चले गए, क्योंकि इनको बड़ी मुश्किल से छुट्टी मिलती थी। अगर बगैर छुट्टी के रुकते तो नौकरी चली जाती। सबाहत इस वक्त कच्चे जहन का नासमझ लड़का था। बाप का हाथ सर पर ना था, लिहाजा खुद सर होता गया। अम्मी का कहना नहीं मानता था, सिर्फ ताया से लिहाज था। चचा यूं भी इसको कुछ ना कहते कि महसूस ना कर ले कि बाप मौजूद नहीं है, तो चचा डांटते और टोकते हैं। चचा सुबह ऑफिस चले जाते, घर में सबाहत ही होता था। वही सौदा सर्फ भी लाता। बाकी वक्त सपना ताई के कमरे में घुसा रहता। इनके कमरे में नया टीवी था, जिसमें ज्यादा चैनल आते थे। वहाँ टीवी देखता या फिर सपना को नई नई इंडियन फिल्मों की कैसेट्स ला कर देता और दोनों वीसीआर पर फिल्में देखकर वक्त पास करते। दादी नई नवेली बहू को कुछ ना कहती कि दुल्हन बगैर दुल्हा के ससुराल में रह रही है, इसका जी बहला रहे तो अच्छा है। किसी को खबर ना थी कि सपना की शादी से कब्ल किसी और लड़के से जान पहचान थी। वो लड़का आवारा किस्म का था और इनके महल्ले का था। सपना के वालिद इसको नापसंद थे। लताया घर होते तो शायद इनकी दुल्हन की हिम्मत ना होती। अब तो तन्हाई के दश्त की मुसाफिर थी। मेरे भाई के साथ दोस्ती बनाकर इन्होंने इसको अपना पैगंबर बना लिया, जिसका किसी को भी इल्म ना हो सका। सबाहत भी इनकी चिकनी चुपड़ी बातों की वजह से इनके घेरे में आ गया। इसको खूब रुपया पैसा जेब खर्च देकर अपनी तरफ कर लिया। वो बेवकूफ़ भी ताया से गद्दारी करके सपना का राजदान बन गया। अब सौदा सल्फ के बहाने सबाहत को जहां भेजती हुक्म के गुलाम की तरह तामील करता। घर वाले समझते कि ताई का काम है, ये ना करेगा तो और कौन करेगा। लेकिन कौन जानता था कि ये शातिर लड़की इससे क्या काम ले रही है। सभी ये समझते कि चलो दुल्हन का जी बहला रहता है, सबाहत से हंस बोल लेती है तो कोई बात नहीं। सबाहत इकलौता था, दादी इसको बहुत चाहती थी। वो दादी की जान था, इसकी हर बात मानती और हर फरमाइश पूरी करती थी। यूँ इसका मिजाज बिगड़ गया। वो अम्मी की कोई बात ना मानता, जिसकी वजह से अम्मी परेशान रहने लगी थी। जब दादी का इंतकाल हो गया तो मंजली चचा की बीवी ने अलहदा घर में रहने का मुतालबा कर दिया। वो बीवी को लेकर अलग हो गए। इस पर छोटी चची ने भी मुतालबा किया कि सहन के दरमियान दीवार उठाकर हमको भी अलहदा करो ताकि सुकून से रहें। अब आधा घर दीवार के इधर, ताई आधे में, और हम और सपना ताई रह गए। ताई का बस ना चलता कि वो भी अलहदा हो जाए, मगर अकेले होने की वजह से साथ रहने पर मजबूर थी। हाँ, इतना मुतालबा ज़रूर किया कि सहन के आधे हिस्से में दीवार होनी चाहिए, मगर दरवाज़ा भी बना दें ताकि आना जाना रहे और घर एक मालूम हो। इन्होंने किचन भी एक ही रहने दिया ताकि मेरी माँ और बहनें ही पकाएं और वो किचन के बखेड़े में ना पड़ें। माँ ने सपना के कहने की तामील की, क्योंकि कमाता तो इनका शौहर था और हम इनकी कमाई खाते थे। अम्मी को हर हाल में अपनी जेठानी को खुश रखना था। सपना के जेब खर्च की रकम हर माह ताया इनको अलहदा भिजवा देते थे। ये रकम वो जैसे जैसे चाहें खर्च करती थी। खासी रकम हर माह मिल जाती तो सबाहत को भी ऐश करा देती, जो चीज़ वो चाहता दिला देती। दादी की वफात के बाद इनका कमरा सबाहत को मिल गया। कमरा सपना ताई के कमरे के साथ ही था। सपना ने अम्मी से कहा कि अकेले सोने से डर लगता है, सबाहत रात को भी दादी के कमरे में सोया करे तो मुझे डर ना लगेगा। अम्मी ने भाई से कहा कि तुम ताई की तरफ जाकर सोया करो। शादी के बाद सपना काफ़ी दिलेर और आज़ाद ख्याल हो गई। शौहर के बाद सास के ना होने ने बेखौफ कर दिया था। मेरे भाई को भी लालच देकर इसने अपनी तरफ कर रखा था। वो किसी न किसी बहाने अब सबाहत के साथ घर से भी बाहर जाने लगी, कभी शॉपिंग के लिए बाजार और कभी किसी सहेली के घर का कहकर। अम्मी इससे दबती थी कि कुछ ना कुछ कहा तो वो कहीं शौहर को हमारी शिकायतें ना लिख भेजे। इससे ये हुआ कि सबाहत भी सपना का गुलाम बन गया और हमारे हाथों से निकल गया। एक दिन शोरगुल का बहाना बनाकर सपना ने आधी उठी सहन वाली दीवार को ऊंचा करके अपने सहन को मुकम्मल तौर पर हमसे अलहदा कर दिया और मेरा भाई, जो लालची और खुदगर्ज हो चुका था, मुस्तकिल इनकी तरफ वाले हिस्से में जा बसा।
ہم کو اس بات کا بہت صدمہ تھا کہ صباحت ہم کو چھوڑ کر سپنا کی طرف چلا گیا ہے۔ بے شک وہ اکیلی تھی مگر ہم بھی تو اکیلے تھے، گھر میں مرد تو صرف بھائی ہی تھا، ہماری طرف بھی آتا مگر آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والی بات تھی۔ تائی اس کی جیب میں اچھی خاصی رقم ڈالتی رہتی، یہی نہیں اچھے کپڑے اور کھانے کی مزیدار چیزیں دیتی تو وہ ادھر کا ہی ہو کر رہ گیا۔ میری ماں کی امیدیں خاک میں مل گئیں۔ اب لوگ سپنا اور صباحت کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کرنے لگے تھے۔ ہمارے باپ کا تو پتہ نہ تھا، ہم سب صباحت کے سہارے اور امید پر جی رہے تھے، وہ بھی ہم سے دور ہو گیا۔ اس کو ماں کا تو کیا، محلے والوں کا بھی لحاظ نہ رہا کہ وہ کیسی کیسی باتیں بنانے ہیں۔ اپنے تایا کو بھی بھول گیا کہ جنہوں نے ہماری خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ماں خوف کے مارے تایا کو کچھ لکھنے سے مجبور تھیں۔ ادھر سپنا کے حوصلے بڑھتے جاتے تھے، وہ اب گھر میں نہ ٹکتی تھی، اپنی آرزوؤں کی تکمیل کی خاطر وہ صباحت کو ساتھ لیے پھرتی اور وہ نادان تائی کی چالوں کا کھلونا بنا ہوا تھا۔ بالآخر منجلے چچا نے اس راز کی کھوج لگا لی۔ جب محلے والوں نے آ کر ان کو ہوشیار کیا تو ان کو کرید لگی۔ تب معلوم ہوا کہ سپنا اپنے محلے کے اسی لڑکے سے ملتی ہے جس کو وہ شادی سے قبل پسند کرتی تھی۔ ایک دن منجلے چچا نے سپنا کو اسی نوجوان کے ساتھ سینما ہال سے نکلتے دیکھ لیا، جبکہ صباحت سینما سے قریب ایک ہوٹل میں بیٹھ کر سپنا کے آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ چچا نے گھر آ کر صباحت کی پٹائی کی تو اس نے کہا، چچا میں مجبور تھا، سپنا تائی کہتی تھی اگر تم نے کسی کو بتایا تو میں تمہاری اور تمہاری والدہ اور بہنوں کی جھوٹی شکایتیں تمہارے تایا کو لکھ بھیجوں گی، وہ تم سب کو گھر سے نکال دیں گے اور خرچہ بھی بند کر دیں گے، تب تم کیا کرو گے؟ تبھی میں نے اس معاملے کو امی سے بھی پوشیدہ رکھا کہ تائی اپنے پرانے چاہنے والے سے ملتی ہیں۔ بہرحال منجلے چچا نے تایا کو تمام احوال لکھ کر آگاہ کر دیا۔ انہوں نے دبئی سے ہی سپنا کو طلاق بھجوا دی، مگر ہم کو بھی صباحت کی بے وقوفی کی سزا ملی۔ انہوں نے امی کو بھی اس کھیل میں شامل سمجھا، ہم سے اس قدر بدل گئے کہ ہمارا خرچہ بند کر دیا۔ تایا اور منجلے چچا نے امی سے کہا کہ اگر صباحت یہاں رہے گا تو تم سب بھی گھر چھوڑ کر کہیں اور چلے جاؤ، ورنہ اس کو اس کے باپ کے پاس جانے کا کہہ دو، آخر اس کا بھی تو کچھ فرض ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھے۔ امی نے دل پر پتھر رکھ کر صباحت کو اس کے باپ کے پاس چلے جانے کا کہا اور چچا نے صباحت کو پتہ بتا دیا جہاں میرے والد اپنی بیوی کے ساتھ رہتے تھے۔ صباحت وہاں پہنچا تو اس کو والد نہ ملے کیونکہ وہ تو کافی عرصہ پہلے وہاں سے چلے گئے تھے۔ البتہ محلے والوں نے بتایا کہ جس لڑکی کو بھگا کر اس کے ساتھ نکاح کر کے یہاں لائے تھے، اس کے ورثہ نے بالآخر یہاں کا کھوج لگا لیا اور وہ اپنی لڑکی کو لے گئے اور تمہارے والد کو زد و کوب اور ادموا کر کے ڈال گئے۔ بعد میں اس لڑکی نے بھی عدالت میں اپنے باپ اور بھائی کے حق میں بیان دیا اور اس شخص نے مجھے ورغلا کر اغوا کیا تھا اور یہی اس نے بیان دیا اور زبردستی نکاح پر مجبور کیا تھا۔ وہ ورثہ کی طرف ہو گئی اور پھر تمہارے والد کو جیل ہو گئی، وہ اب بھی جیل ہی میں ہیں۔ صباحت یہ سن کر ہماری طرف بھی نہ لوٹا، نہ جانے کدھر نکل گیا۔ یوں ہمارے والد کے کیے کی سزا ہم کو ملی اور آج تک مل رہی ہے۔ ہمارے حصے کی جائیداد منجلے چچا نے خرید لی اور ہم کو اس رقم سے دوسری جگہ مکان خرید کر دے دیا۔ میں نے بڑی مشکلات سہ کر گریجویشن مکمل کرنے کے بعد ملازمت کر لی اور اپنی والدہ اور بہنوں کی کفالت کا بوجھ اٹھا لیا۔ والدہ آج بھی ابو کا انتظار کرتی ہیں، مگر میں کہتی ہوں کہ خدا کسی ایسے انسان کو باپ کے درجے پر فائز نہ کرے جس کو اپنی اولاد کا احساس نہ ہو۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ اسٹوری بھی پسند آئی ہوگی۔ تھینک یو۔